Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department, Rotary Institute of Management and Technology, Chandosi, welcomes you in today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss the topic distinction between equity and preference shares. इससे पहले लेक्चर में हमने इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था और इसके रिलेशन में हमने डिफरेंट टॉपिक्स को भी डिस्कस किया था। आज हम स्टडी करेंगे कि इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में डिफरेंस क्या होता है। तो इसको मैंने दो पार्ट में कैटेगराइज करा है। पहली तरफ मैंने इक्विटी शेयर्स के पॉइंट्स को मेंशन किया है और सेकंड साइड में प्रेफरेंस शेयर्स के पॉइंट्स को। फर्स्ट पॉइंट लेके चलते हैं। इक्विटी शेयर्स के रेफरेंस में दीज शेयर्स डू नॉट कैरी अ प्रेफरेंशियल राइट टू डिविडेंड, यानी कि डिविडेंड को क्लेम करने का इन इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास कोई भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स के केस में ये प्रेफरेंशियल राइट रखते हैं। यानी कि सबसे पहले डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड किया जाता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। सेकेंड वन इज इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास कैपिटल के रिपेमेंट को क्लेम करने का कोई भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता है इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। लेकिन अगर मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बात करूंगा तो इनके पास कैपिटल के रिपेमेंट करने का को क्लेम करने का एक प्रेफरेंशियल राइट होता है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज थर्ड वन, इक्विटी शेयर्स डू नॉट कैरी अ राइट टू अ डिविडेंड ऑफ फिक्स्ड रेट अमाउंट और अमाउंट कैलकुलेटेड एट अ फिक्स्ड रेट। इक्विटी शेयर होल्डर्स को फिक्स्ड रेट के अमाउंट से डिविडेंड नहीं मिलता है या अमाउंट को एक फिक्स्ड रेट से कैलकुलेट करने के बाद वो अमाउंट उनको प्रोवाइड नहीं की जाती है। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर प्रॉफिट ज्यादा होता है तब तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को उसका डिविडेंड ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन कम होता है तो कम भी मिल सकता है। और हाँ, अगर नहीं होता है तो उस केस में इक्विटी शेयर होल्डर्स किसी भी डिविडेंड के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन अगर मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बात करूं तो इनको एक फिक्स्ड रेट के अमाउंट का डिविडेंड मिलता है या फिर अमाउंट को एक फिक्स्ड रेट से कैलकुलेट किया जाता है और वो अमाउंट इनको प्रोवाइड की जाती है। क्लियर? फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। इक्विटी शेयर्स को रिडीम नहीं किया जा सकता, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स को एक फिक्स्ड रेट के साथ में रिडीम किया जाना जरूरी है, मस्ट कंडीशन है ये, और ये एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद फॉलो किया जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू। और इसके लिए टाइम पीरियड फिक्स कर रखा है, द टाइम पीरियड मस्ट नॉट एक्सीड 20 ईयर्स। और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के केस में दिस टाइम मस्ट नॉट एक्सीड 30 ईयर्स। ये मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं। जो रिडेम्पशन पीरियड होता है प्रेफरेंस होल्डर्स का, वो 20 ईयर्स से ज्यादा नहीं हो सकता नॉर्मल प्रोडक्ट्स के लिए, नॉर्मल प्रोजेक्ट्स के लिए। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे तो ये 30 ईयर्स से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस। नेक्स्ट वन इज द, हम इक्विटी शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज द फिफ्थ डिफरेंस। नेक्स्ट वन इज द, इक्विटी शेयर्स होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू वोट ऑन ऑल रेजोल्यूशंस अफेक्टिंग द कंपनी। कंपनी को अफेक्ट करने वाले जितने भी रेजोल्यूशंस हैं, चाहे वो ऑर्डिनरी है या फिर वो स्पेशल रेजोल्यूशंस है, हर टाइप के रेजोल्यूशन में वोट करने के लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स एंटाइटल्ड होते हैं। जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, केवल उन्हीं रेजोल्यूशंस पर वोट करने के लिए एंटाइटल्ड हैं जो डायरेक्टली उनके राइट को अफेक्ट कर रही होती है, जो उनके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से अटैच्ड होते हैं। यानी कि उनकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से अटैच्ड मैटर्स पर ही वो वोट कर सकती है, अगर उसके रेफरेंस में कोई रेजोल्यूशन फॉलो किया जाता है तब। अदरवाइज और किसी रेजोल्यूशन में ये वोटिंग राइट नहीं रखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन इज, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स इन्वॉल्व हाई रिस्क। अगर मैं रिस्क लेवल की बात करूंगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिस्क लेवल बहुत हाई होता है, क्योंकि प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट होगा और लॉस के केस में लॉस भी इसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं प्रेफरेंस होल्डर्स की बात करूंगा तो इनको एक फिक्स्ड रेट से कैलकुलेट करके डिविडेंड पे किया जाता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। अगर लॉस होगा तो वो एक्यूमुलेटेड वे में डिविडेंड को पे करेगी। इसी वजह से इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिस्क, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रिस्क इक्विटी शेयर होल्डर्स के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। एंड द लास्ट वन इज द, इक्विटी शेयर्स केवल दो टाइप के हो सकते हैं, या तो विद वोटिंग राइट या फिर विद प्रेफरेंशियल राइट एज टू वोटिंग डिविडेंड एंड सो ऑन। लेकिन अगर मैं प्रेफरेंस शेयर्स की बात करूंगा
तो डिफरेंट टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, जैसे क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं जिन्हें मैं पहले लेक्चर में आपसे डिस्कस कर चुका हूं। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन। अगला टॉपिक है आपका वोटिंग राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स और मेंबर्स। शेयर होल्डर्स या मेंबर्स के क्या क्या वोटिंग राइट्स अवेलेबल हैं। हम इन वोटिंग राइट्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर दो टाइप के शेयर होल्डर्स एग्जिस्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज द इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड सेकेंड वन इज द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। दोनों के ही पास वोटिंग राइट्स अवेलेबल होते हैं। अब क्या क्या वोटिंग राइट्स हैं दोनों के पास, उन वोटिंग राइट्स को हमें डिस्कस करना है। पहले बात करते हैं हम वोटिंग राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के क्या क्या वोटिंग राइट्स होते हैं। हर कंपनी में जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, क्योंकि वो हम बात कर रहे हैं लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी की, तो ऐसी कंपनी में जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। किस तरीके से? 1 वोट ऑन एवरी रिजोल्यूशन। क्या मतलब हुआ? अगर कोई भी रिजोल्यूशन पास किया जाता है या कोई भी रिजोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो उस केस में वन पर्टिकुलर इक्विटी शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू 1 वोट, यानी कि वो अपनी वोटिंग को फॉलो कर सकता है, ये उसके पास राइट्स अवेलेबल होते हैं। और दूसरा हम बात करेंगे अबाउट द वोटिंग राइट्स ऑन पोल। अगर पोल को फॉलो करते हुए वोटिंग की जा रही है, तो उस केस में क्या होगा? वो अपने इक्विटी शेयर के प्रोपोर्शन के बराबर वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर सकता है, यूज कर सकता है। क्या मतलब हुआ? वोटिंग राइट ऑन पोल शैल बी इन प्रोपोर्शन टू हिज शेयर इन द पेड अप इक्विटी कैपिटल, यानी कि पेड अप इक्विटी कैपिटल में जो उसका शेयर का प्रोपोर्शन है, उस प्रोपोर्शन को फॉलो करते हुए वो वोटिंग राइट रखता है इन केस ऑफ पोलिंग। दैट पॉइंट इज क्लियर। नाउ कम टू द सेकंड वन। सेकंड वन इज द वोटिंग राइट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए वोटिंग जो राइट्स हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर से कुछ अलग है। क्या क्या है वो राइट्स? सबसे पहले बात करते हैं, हम उन पर्टिकुलर राइट्स की बात करेंगे जहां उन रिजोल्यूशन पर इनको वोट करने का राइट होता है जो डायरेक्टली उनके राइट्स को अफेक्ट करते हो इन रेफरेंस ऑफ देयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उनकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से अटैच्ड किसी राइट को अगर अफेक्ट किया जाता है, तो उसके रेफरेंस में कोई रिजोल्यूशन अगर फॉलो किया जाता है, तो उसके रेफरेंस में ये वोट करने के लिए एंटाइटल्ड होते हैं। अब इसमें डिफरेंट केसेस बनते हैं। पहला केस क्या है? एनी रिजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी का वाइंडिंग अप का केस बनता है और उसके रेफरेंस में कोई रिजोल्यूशन फॉलो किया जाता है, तो प्रेफरेंस होल्डर्स वोटिंग राइट रखते हैं। दूसरा केस है एनी रिजोल्यूशन फॉर द रीपेमेंट ऑफ इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर इक्विटी शेयर कैपिटल के रीपेमेंट के लिए कोई भी रिजोल्यूशन लेकर आया जाता है, तो इसका इंपैक्ट उनके प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड पर पड़ेगा, तो इसके लिए भी उनके पास वोटिंग राइट रिजर्व होता है। थर्ड वन इज द एनी रिजोल्यूशन फॉर रिडक्शन ऑफ इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर इक्विटी शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने के रेफरेंस में कोई रिजोल्यूशन लेकर आया जाता है, तो भी ये इनके राइट को अफेक्ट करेगा, इसके लिए भी ये वोटिंग के लिए एंटाइटल्ड होते हैं। नेक्स्ट केस इज एनी रिजोल्यूशन फॉर द रीपेमेंट ऑफ इट्स प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यानी कि इसकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के रेफरेंस में अगर रीपेमेंट को फॉलो किया जाता है और उसके लिए कोई रिजोल्यूशन लेकर आती है कंपनी, तो भी ये वोटिंग के लिए एंटाइटल्ड है। और इसके साथ साथ अगर इसके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने के रेफरेंस में कोई रिजोल्यूशन फॉलो किया जाता है, तो भी ये वोट करने के लिए एंटाइटल्ड है। तो ये कंडीशंस है जिसमें जहां उसके राइट्स पर अफेक्ट पड़ रहा हो डायरेक्टली, उन रिजोल्यूशन में वोटिंग के लिए ये पर्सन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंटाइटल्ड होते हैं। सेकंड वन इज, अगर मैं वोटिंग राइट ऑन पोल की बात करूं, तो सेम पॉलिसी जो इक्विटी शेयर होल्डर्स पर इंप्लीमेंट होती है वही इन पर इंप्लीमेंट होती है। वोटिंग राइट ऑन पोल शैल बी इन प्रोपोर्शन टू हिज शेयर इन द पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यानी कि पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जो इनके शेयर का प्रोपोर्शन होता है, उस प्रोपोर्शन में ये वोटिंग के लिए पोल के मीडियम से एंटाइटल्ड होते हैं। क्लियर? दिस इज द सेकंड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट इज, अगर मैं
प्रोपोर्शन ऑफ वोटिंग राइट्स ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बात करूं तो उसका प्रोपोर्शन किसके बराबर होगा? जो उनके पर्टिकुलर शेयर कैपिटल में उनका शेयर है उसके रेशियो के बराबर होगा इनका वोटिंग राइट। यानी कि वोटिंग राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन वोटिंग राइट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इज इक्वल टू पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी कि शेयर इन पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल अपॉन शेयर इन पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के वोटिंग राइट का रेशियो उनके इक्विटी शेयर कैपिटल, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के शेयर के रेशियो के इक्वल होता है। दैट इज द थर्ड कंडीशन। एंड फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में क्या है, यहां हम बात करेंगे उस केस की अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करने में कामयाब नहीं हो पाती है। यानी कुछ ईयर्स उसके ऐसे जाते हैं 1 या 2 साल जहां वो अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे नहीं कर पाती है क्योंकि वो लॉस में जा रही है। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो यहां पर 2 ईयर्स का एक पीरियड दिया गया है कि अगर कंपनी 2 साल के पीरियड में अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे नहीं कर पाती है तो उस केस में एक क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अराइज हो जाएगी और ये जो क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अराइज होगी इसके पास कंपनी के हर टाइप के रेजोल्यूशन में वोट करने का राइट अवेलेबल हो जाता है ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट। तो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी को लगातार डिविडेंड पे करना होता है अपने प्रेफरेंस होल्डर्स को, और जहां वो लगातार 2 साल तक अपने प्रेफरेंस होल्डर्स को डिविडेंड पे नहीं कर पाती है तो उस केस में उसके जो प्रेफरेंस होल्डर्स हैं उनका राइट बिल्कुल इक्विटी शेयर होल्डर्स के राइट की तरह हो जाता है और वो हर तरह के रेजोल्यूशन को फॉलो करने में क्या करेंगे, अपने वोटिंग राइट का यूज कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द वोटिंग राइट्स ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। एक बात और है इसके अंदर, अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी किसी भी तरीके के इस प्रोविजन से बाउंड नहीं है यदि उसके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में ऐसा नहीं लिखा है। ये केवल और केवल उन कंपनीज के लिए है जो लिमिटेड बाय शेयर्स की कैटेगरी में आती हैं। प्राइवेट कंपनीज इस कैटेगरी में इंक्लूड नहीं की जा सकती जब तक कि उनके मेमोरेंडम और आर्टिकल ने उनको बाउंड ना किया हो। ओके, थैंक यू।